Right. So let's start with 140 now. Rights of the surety and payment of performance, where a guaranteed debt has become due or default to the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place. The surety upon the payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights of the creditor had against the principal debtor. ये मैंने पहले भी explain करके रखा है. Rights of subrogation. What is rights of subrogation? I've already explained that the section which is below it also explains or amplifies the concept of right of subrogation. मेरी पिछली वीडियोस एक बार देख लीजिए. I've already explained that it is linked to the concept of indemnity. A surety is right to benefit of creditors' securities. A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with the security, the surety is discharged to the extent of the value of the security. अब हम क्या बात कर रहे हैं? What is security? And अगर सिक्योरिटी से वो पार्ट कर लेता है, वो सिक्योरिटी कम हो जाती है, फिर उस सिक्योरिटी को खो देता है वो, तो उतने अमाउंट का जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है. अब लेट्स सी हमारा एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं. सी एडवांसेस टू बी his tenant 2000 rupees on the guarantee of A. C is the creditor, A is the surety, and B is the principal debtor who's also the tenant. C has also a further security of 2000 by a mortgage of B's furniture, right? तो इन दैट केस क्या हो रहा है यहाँ पर, जो उसने बी का फर्नीचर ले, बी ने अपने फर्नीचर को मॉर्गेज कर दिया है, मतलब गिरवी रख दिया है. अब मॉर्गेज कर दिया, इसका मतलब है कि सी के पास वो अमाउंट आ गया है 2000 रुपीज वर्थ ऑफ द फर्नीचर. सी कैंसल्स द मॉर्गेज, वो मॉर्गेज को कैंसिल कर देता है, एंड बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड सी sues A. A is discharged from the liability to the amount of the value of mortgage. अब सी ने जब मॉर्गेज को कैंसिल कर दिया, मतलब उसने पार्ट कर दिया उसका पार्ट, ही पार्टेड विद द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाज द फर्नीचर. तो इन दैट केस, एंड बी इंसॉल्वेंट इज अ सेपरेट थिंग, इट्स नॉट लिंक टू इट, बट यस बी इज इंसॉल्वेंट का मतलब है बी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज जो पहले एडवांस करे थे सी ने. तो जो सी है वो स्यू कर देता है ए को, श्योरिटी को. ऑब्वियसली जब मेन बंदा डिफॉल्ट कर जाता है तो श्योरिटी से पैसे मांगोगे, तो ए डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बिकॉज उससे मॉर्गेज ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है. सो इन दैट केस दैट सिक्योरिटी इज नॉट देयर, तो जो मेन अमाउंट है वहां से सिक्योरिटी डिडक्ट हो जाएगी, वैल्यू फर्नीचर डिडक्ट हो जाएगा, और ए सिर्फ लायबल होगा 2000 रुपीज के लिए जो सी ने दिए थे बी को. फाइन. सो दिस इज जस्ट दिस कि जो भी सी ने दिया था, एंड दिस वाज द थिंग कि यहाँ पर उसके पास एक फर्दर सिक्योरिटी थी सी के पास ऑफ 2000 रुपीज बाय मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर, बिकॉज बी had given the furniture, right, on the basis of the amount that C had given to B. So अब अगर वो फर्नीचर, अगर उसने वो मॉर्गेज ही मना कर दिया, सो इन दैट केस वो अमाउंट कैंसिल हो जाएगा और बाकी का अमाउंट ए लायबल होगा टू सी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सी हु इज द क्रेडिटर whose advance to B is secured by degree receives also a guarantee for that advice from A. जो C है who is the creditor, उसने पैसा दिया B को, और उसने बी को पैसा दिया, एंड दिस इज सिक्योर्ड बाय अ फुल फ्लेजेड डिग्री. ठीक है, कि उसको पैसा देना था बी को, ये कोड ऑर्डर था. ठीक है, उसको गारंटी मिलती है उस पैसे की ए से कि बी रीपे कर देगा. ठीक है. सी आफ्टरवर्ड्स टेक्स बीज गुड्स इन द एग्जीक्यूशन अंडर द डिग्री. बाद में जो सी है वो बी है पैसा पे नहीं कर पाता, और जो बी, वो बी के जो गुड्स है वो ले लेता है अपना पैसे चुकाने के लिए. सिंपल सी बात है. Under the execution of the degree, and then without the knowledge of A withdraws the execution. A is discharged. Why A is discharged? A is discharged over here because he has already sold the goods in order to fulfill the amount, or in order to compensate the amount that he had given to B. अगर उसने goods बेचकर वो पैसा ले ही लिया है, so in that case A is discharged from the liability. A किसकी पेमेंट करे? So this is the thing. एक और एग्जाम्पल, A as surety for B makes a bond jointly with B to C to secure a loan from C to B. C is the creditor and B is the principal debtor, and A is the surety.
फॉर बी, फॉर द प्रिंसिपल डेटर, वो एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, जॉइंटली विद बी टू सी। सिंपल है, बी के साथ बॉन्ड बना लेता है। आफ्टरवर्ड सी ऑब्टेन्स फ्रॉम बी अ फर्दर सिक्योरिटी फ्रॉम द सेम डेट। कॉन्सिक्वेंटली सी अब वो फर्दर सिक्योरिटी दे देता है, तो he gives up the further security. A is not discharged. A is not discharged for the previous security, right? A is not discharged for the previous security because previous तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो फर्दर है उसके लिए नहीं पे करनी पड़ेगी, राइट? अब जो भी गारंटी है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है वो इनवैलिड है। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, ठीक है। या फिर कोई भी गारंटी अगर कंसीलमेंट से ली गई है, कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, तो वो भी इनवैलिड है, ठीक है। ए engages B as a clerk to collect money from him. B fails to account for those receipts. A in consequence calls upon him to furnish security for his duly accounting. C gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with the previous conduct. यार जिस बंदे की अगर आप गारंटी लेना चाहते हो, बंदे का तो पहले कॉन्डक्ट खराब है और फिर से बी डिफॉल्ट कर देता है, ये गारंटी इनवैलिड है बिकॉज आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो मटेरियल फैक्ट्स थे उनको कंसील करके रखा था। Guarantee on a contract that creditor shall not act on it until co-surety joins. Where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in as co-surety. Guarantee is not valid if that other person does not join. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि लेट्स से ए बी दोनों श्योरिटीज हैं, ठीक है, एक श्योरिटी काम नहीं करेगा, दोनों श्योरिटी काम करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट का तभी एग्जीक्यूशन होगा अगर दूसरा श्योरिटी भी ज्वाइन करे। लेट्स से बी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पर एंड जो ए और डी दोनों श्योरिटीज थे उन दोनों को पेमेंट करनी थी, उन दोनों को करनी थी, ठीक है, और ए तब तक पेमेंट नहीं करेगा जब तक डी नहीं आएगा, ठीक है, तो इन दैट केस को श्योरिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। Implied promise to indemnify surety. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety and that the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully. जब आप 145 पढ़ोगे ना, लिखोगे एग्जाम में 145, तो 145 को लिखोगे तो 140 को भी लिखना, दोनों सेम है, 140 और 145, बस एक चीज रॉन्गफुली का है, ठीक है। लेट्स रीड इट वंस। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट था, सी ने 2000 रुपये दिए थे बी को और जो ए था गैप श्योरिटी, ए ने बी डिफॉल्ट कर गया, ए ने पेमेंट कर दी, ठीक है, और ए बाद में 2000 के लिए एंटाइटल्ड रहेगा बी से कि आप वो अब इंडेमनिफाई करवाए अपने आप को बी से। दिस इज सिंपल, उसने जो राइटफुली अमाउंट पे करा था। बट लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर सी वीड बेच रहा था बी को, ठीक है, और बी ने क्रेडिट पे खरीदा था और ए को श्योरिटी लेनी थी पेमेंट के लिए, तो इसके इन दैट केस ए ने पेमेंट कर दी सी को। अब बी बाद में क्या उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्या ए अपना राइट ऑफ सब्रोगेशन यूज कर सकता है? नहीं, बिकॉज अमाउंट फॉर रॉन्ग वाज रॉन्गफुली पेड फॉर रॉन्गफुल पर्पसेस, ठीक है। को-श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ये बिल्कुल 40 to 45 जैसा जो हमने पढ़ा था। वेयर टू और मोर पर्सन्स आर को-श्योरिटीज फॉर द सेम डेट और ड्यूटी आइदर जॉइंटली और सेवरली। सेवरली मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी, बिल्कुल पर्सनली लायबल हो, आप पैसे नहीं दे पाओगे, घर बार बेचना पड़ जाएगा पैसा देने के लिए। whether under the same or different contracts and whether or with or without the knowledge of each other, the co-sureties in absence of any contract are liable as between themselves to pay each an equal share of whole debt or a part of which remains unpaid by the principal debtor. दोनों क्या करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे अनटिल अनलेस कोई कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्ररी में, ठीक है, कि 50% पे करोगे, 60% पे करोगे, अगर जो आपका प्रिंसिपल डेटर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो दिस इज द सिंपल द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग कि अगर 3000 का डेट था और हमारे पास 3 श्योरिटीज थे और डी क्रेडिटर था और ई जो प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाया, तो तीनों एक 1000 रुपये देंगे अनटिल अनलेस ऐसा है कि 5:3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है आपका कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। 147 liability of co-surety is bound in different sums. Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of the respective obligations permit. ठीक है, ए बी सी श्योरिटीज है फॉर डी हु इज द प्रिंसिपल डेटर, वो एंटर कर जाते हैं सेवरल बॉन्ड्स में, ईच इन डिफरेंट पेनल्टी, ए एंड द पेनल्टी ऑफ ईच 10,000, बी इज दैट ऑफ 20,000, सी इन 40,000, तो डिफरेंट सम्स से बाउंड है, ठीक है, और ई इज द क्रेडिटर। डी ने डिफॉल्ट कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपीज। अब इन दैट केस ये जो सारे बॉन्ड्स थे ये किसके लिए थे,
which was to be paid to E. अब ये क्या करेंगे, इक्वली, और डी ने पेमेंट कर दी, डी ने डिफॉल्ट कर दी, इन दैट केस ऑल्सो ए बी सी इक्वली पे करेंगे वो अमाउंट 30,000 का, इरिस्पेक्टिव वो डिफरेंट बॉन्ड्स में एंटर किए हुए हैं विद द प्रिंसिपल डेटर। वो श्योरिटीज हु आर बाउंड डिफरेंट सम्स, जो भी हमने देखा, लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है गारंटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। डीलमेंट हम तब पढ़ते हैं जब मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाऊंगी या फिर कोई और फैकल्टी लेगी ये। जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और फैकल्टी पढ़ाएगी और फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ाएगी 71 72 में जो आता है, उसके साथ वो बेलमेंट भी पढ़ाएगी, क्योंकि बेलमेंट और फाइंडर के राइट्स एंड लायबिलिटीज सेम होते हैं, तो वो बेलमेंट भी कवर कराएगी साथ में। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लेज डायरेक्टली इन द वेरी नेक्स्ट सेशन, जो छोटा सा ही है ज़्यादा। देन एजेंसी के लिए काफ़ी हमें सेशंस लगेंगे, नॉट काफ़ी बट हाँ 3-4 लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।